नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। जी हाँ, हरियाणा में भले ही वो हार गई हो या फिर किसी तरह से उसे हरा दिया गया हो, यानी कि कांग्रेस को, लेकिन आज उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी और उसके साथ साथ अखिलेश यादव यानी कि यूपी के दो लड़के बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। ना सिर्फ वो साथ साथ बैठे हुए नजर आए, जिस तरह की उनकी केमिस्ट्री नजर आई, जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया, वो तस्वीरें पूरी तरीके से वायरल हैं और पूरे इसको लेकर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि ये यूपी के दो लड़के लग रहा है आगे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा और के बाद और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कल ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, जहां पर महाराष्ट्र में एक ही चरण में और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 23 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन इसके साथ साथ 47 विधानसभा की सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 10 सीटें हैं 10 सीटें हैं इनमें से उत्तर प्रदेश की, जिसमें से एक सीट है मिल्कीपुर अयोध्या की, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इस भी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि क्या अयोध्या में अभी भी नर्वस है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए मिल्कीपुर की को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि ये मामला चूंकि अभी डिस्प्यूट है, इसलिए इस पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन 9 सीटों की पर जो वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस तरह से एक साथ न सिर्फ बल्कि एक तरह की ये मैसेजिंग भी देना कि हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये खबरें परोसवा रही है या अपने मीडिया के जो उसके एक धड़ा है उसके जरिए की कोशिश बार बार की जा रही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है लेकिन समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह की तमाम खबरें फैलाई जा रही है, दिखाई जा रही है। लेकिन उस सब के बीच ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है। आप इससे ये समझिए कि वो ये 9 सीटें हैं यूं तो कहने के लिए सिर्फ विधानसभा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, खास तौर पर जब से उसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और दमखम के साथ सामने निकल कर आया, उसके बाद ये 9 सीटें या 10 सीटें उसके लिए एक अना का मामला बन गई हैं और एक तरह का अब उसके लिए ये टेस्ट है। भले ही हरियाणा में जीत के बाद वो अपनी पीठ थपथपा रही हो, जिस भी तरह से जीत हासिल हुई है, हालांकि अभी वो डाउट्स और संशय के पूरी तरीके से घेरे में है और उसको लेकर अभी भी तरह तरह के तथ्य डेटा जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जीत तो हो ही गई है और शपथ ग्रहण समारोह भी कल होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा के। लेकिन उस सब के बीच महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पूरी उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है, वो साफ ये बताती है कि वो बेपनाह नर्वस है, क्योंकि महाराष्ट्र में गुटबाजी पूरी तरीके से चरम पर है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि अभी लोकसभा में जिस तरह से हार हुई उससे वो उबर नहीं पा रही है और जो उसके घटक दल है, छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, वो उसे चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं। इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह का पूरा कम्युनल कार्ड खेलने की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यही आखिरी हथियार उसके लिए है। इसीलिए वो बार बार वो बयान कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस तरह की बातें करना, हिंदुओं को एकजुट होने वाली बातें करना, ये तमाम चीजें बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। और बहराइच के उस पूरे मसले को जिस तरह से वहां पर दंगा फसाद हुआ है, उसको अपने फेवर में घुराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का
जो पूरा बीजेपी आईटी सेल है, यहाँ तक कि जो उनके चुने हुए जो विधायक हैं वो सब भी किस तरह की नफरत परोस रहे हैं, वो सब आप देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाले जो 9 सीटों पर चुनाव है उन्हें इस तरह से कामयाबी मिल सकती है, और आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है वहां पर भी वो इन्हीं तमाम कार्ड पर खेलती हुई नजर आएगी। अब इस सबके बीच मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी फिलहाल सरकार है 240 पर, जो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, उनमें से एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू आपको याद होगा एक घोटाले में जेल में भी गए थे, और अभी उसी घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले में पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है चंद्रबाबू नायडू को। आप बड़े बड़े लेक्चर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार को लेकर, अभी भी हरियाणा में भी हमने सुने, और अब आने वाले चुनाव में भी आप सब कुछ सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से कलई जो है वो खोलकर रख दी है, और ये अलग अलग तस्वीरें उनकी तरफ से ये जारी की गई है, ट्वीट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है, जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बीजेपी बम्पर ऑफर, करप्शन हो, करप्ट हो, क्रिमिनल हो, ज्वाइन एंड गेट अ क्लीन चिट, मैं सब संभाल लूंगा। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ये उनकी तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि और भी तस्वीरें जारी की गई है, ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मोदी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग जो हैं वो चुटकियों में धुल जाते हैं। उसके बाद एक और ट्वीट किया गया है, लगातार ट्वीट्स और वीडियोस जो हैं वो किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसमें करप्शन के इस मसले पर जहां क्लीन चिट दी गई है चंद्रबाबू नायडू को, उस पर पूरे तरीके से घेरा है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे भ्रष्टाचारियों का एक तरह से अड्डा बन गया है, चाहे बीजेपी हो या बीजेपी में आप शामिल हो जाएं या उनके गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, और आपके तमाम दाग धुल जाते हैं। और ये तमाम मसले कोई छोटे मोटे मामले नहीं हैं। आने वाले जो चुनाव हैं महाराष्ट्र के, झारखंड के, और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन तमाम चुनावों में ये मसले बड़े बनकर सामने निकल कर आएंगे। इस सबके बीच प्रियंका गांधी के नाम का भी ऐलान जो है वो कर दिया गया है। वायनाड से आपको पता है कि राहुल गांधी अब रायबरेली से वो सीट खाली हो गई थी, और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान फॉर्मली वहां पर कर दिया गया है। आज प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में वो नजर आई जब शपथ ग्रहण समारोह था, और उसके बाद से तमाम तरह की तस्वीरें वायनाड से भी सामने आ रही हैं, जहां पर प्रियंका के नाम का ऐलान होते ही वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और अब प्रियंका गांधी को लेकर एक तरह का नफरती कैंपेन भी बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से चलाया जा रहा है कि यूपी में कुछ कर नहीं पाई तो भाग के वायनाड चली गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। इस तरह की वाहियात चीजें, वाहियात कमेंट जो हैं वो प्रियंका गांधी को लेकर किए जा रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है कि वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, ये उनका पहला चुनाव होगा, और उसके बाद जब राहुल और प्रियंका की जोड़ी लोकसभा में नजर आएगी, अगर वो जीत जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग तरह का नजारा देखने के लिए मिलेगा। और ये पहली बार होगा जब बहन भाई की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आएंगे, अगर प्रियंका गांधी को वायनाड से जीत हासिल हो जाती है तो। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आज, कहीं ना कहीं उन तमाम तस्वीरों को ये दिखाने की ये कोशिश की गई है कि खास तौर पर ये जो तस्वीरें हैं उसे दिखाने की कोशिश की है कि भले ही मीडिया का सारा अटेंशन हरियाणा की तरफ हो, हरियाणा में दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि देखिए बीजेपी ने फिर से जीत हासिल कर ली, और इससे इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई है जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ना कहीं अटेंशन लेने की पूरी कोशिश है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को देख सकते हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी किसान नेता हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिस्ट भी हैं, तमाम अहम मुद्दों पर उनकी पैनी नजर रहती है। मेरे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। बिलाल साहब, शुरुआत में आपसे अगर करूं, फिलहाल जो तस्वीरें आपने जम्मू कश्मीर में देखी आपने आज शपथ ग्रहण समारोह की, और जिस तरह की मैसेजिंग वहां से की गई है, कश्मीर और जम्मू दोनों का ख्याल रखा गया है, सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है,
और वहां से जो तस्वीरें हमने राहुल गांधी, अखिलेश यादव की देखी, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है एक मैसेजिंग है आने वाले ना सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव के लिए कि इंडिया गठबंधन एक है और एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगा आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि तमाम तरह की खबरें हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद ये चलाई जा रही हैं कि देखिए दरार आ गई है और सब अपनी अपनी शर्तें सामने लेकर आ रहे हैं, फूट पड़ गई है। और ये भी बताने की कोशिश बार बार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की जो जीत है वो कम है और हरियाणा की जीत उसके आगे है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। कैसे देखते हैं इस सबको और आने वाले चुनाव को? देखिए बुशरा साहिबा, जो मौजूदा सियासत के हालात हैं, उसमें हरियाणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश थी कि वो सोशल जस्टिस के नैरेटिव को के बारे में कहे कि अब वो धरातल पे काम नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर एक कम्युनल एनवायरनमेंट को या सांप्रदायिक तनाव की गर्मी को बनाया है, ताकि आने वाले समय में भी चाहे चुनाव महाराष्ट्र में हो, चाहे चुनाव झारखंड में हो, या फिर बिहार में हो या दिल्ली में हो, आप देख रहे होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मुखर होकर बात करनी शुरू कर दी, और उसके परिणाम भी हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता एक स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात कर रहे हैं। वो भी इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की राजनीति को किस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पटरी पर घसीट कर चुनाव लड़ना चाहती है। उसको ये अच्छी तरह एहसास है कि सोशल जस्टिस के जो फोर्सेस हैं वो किस तरह आपस में लामबंद हुए हैं। जिस तरह अखिलेश और राहुल गांधी की दोस्ती हमें आपने देखा है कि बराबर देखने को मिल रही है, और जिस तरह से अखिलेश बार बार ये बयान दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती से आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव पीडीए के फार्मूले पर लड़ जाएगा। यही सारी इन लोगों को लेकर समस्याएं। दरअसल जब जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चक्का सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि में आके फंसता है, तो उसे ध्रुवीकरण के माध्यम से ही वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर ये सारा माहौल जो बनाया गया है चुनाव जीतने की मंशा से बनाया जा रहा है। भले ही इससे समाज दांव पर लग जाए, भले ही इससे देश दांव पर लग जाए, भले ही इससे समाज का ताना बाना टूट जाए, भले ही इससे लोगों की जानें चली जाएं, भले ही इससे लोगों के घर उजड़ जाएं, भले ही देश के अंदर जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई चरम सीमा पे है, इन सभी सवालों से ध्यान भटकाकर सिर्फ चुनाव जीतना है, एक पॉइंट इन लोगों का लक्ष्य है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से पूरे माहौल को गरमाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से सरधने के विधायक ने एक सांप्रदायिक बयानबाजी की, किस तरह से गाजियाबाद के एक एक कॉमनल आउटफिट यती नरसिम्हानंद ने किस तरह से बयानबाजी की, किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश की, किस तरह से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने एक सांप्रदायिक बयानबाजी की, किस तरह से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने सांप्रदायिक बयानबाजी की, किस तरह से वेस्ट बंगाल के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदीप बंदोपाध्याय ने सांप्रदायिक बयानबाजी की। और इस सांप्रदायिक बयानबाजी के साथ साथ अब बिहार के अंदर गिरिराज किशोर ने एक स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात की, और किस तरह से लोगों के घरों में घुसा गया। तो ये सारा का सारा माहौल एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। उन्हें मालूम था कि 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिन विषयों पर समाज को संबोधित करना था, जिन समस्याओं का जवाबदेही होनी थी, वो उसमें पूरी तरह विफल हो गए थे।
इसलिए वो अपने बैक टू बेसिक पर गए, सांप्रदायिक राजनीति पे गए, ध्रुवीकरण की राजनीति पे गए और पूरे देश का माहौल गरमा दिया। तो आप ये सारा का सारा इनकी इंटेंशन है और ये हमेशा से होता है आया है। और आज सरकार में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, राज्यों में रहते हुए इस सांप्रदायिक राजनीति को इन्होंने देश की राजनीति का एक मूल मंत्र समझ लिया, एक 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 ऐसी चाबी समझ ली है कि आप इसको लगाइए और चुनाव जीत लीजिए। तो ये सारे सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो समस्याएं वो अपनी जगह खड़ी हैं, महंगाई अपनी जगह खड़ी है, बेरोजगारी अपनी जगह खड़ी है, जो पिछड़ों और दलित आदिवासी समाज के आरक्षण की समस्या वो अपनी जगह खड़ी है, उनके उनके अधिकारों की समस्या अपनी जगह खड़ी है, हेल्थ की समस्या अपनी जगह खड़ी है, शिक्षा की समस्या अपनी जगह खड़ी है, प्राइवेटाइज्ड शिक्षा को किया जा रहा है। तो इन सवालों का जवाब आज भी भारतीय जनता पार्टी या तो ना तो केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकारों के पास है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्याएं, कृषि की समस्याएं भी अपनी जगह खड़ी हैं। जिस तरह से किसानों ने संघर्ष करके कुर्बानियां दी, जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से उनको गोलियां चलाई गई, ये सारी की सारी समस्याएं अपनी जगह खड़ी हैं। किसानों की कृषि बिलों की लेकर मांग थी, वो अपनी जगह खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आज नहीं तो कल उसे इन सब सवालों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जनता उनसे जवाब मांगेगी। कुल मिलाकर चुनाव जीतना लोकतंत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जो चैलेंज इन्होंने सांप्रदायिकता का दिया है, वो मेरे को लगता है कि एक बार फिर सोशल जस्टिस के जो प्लेयर्स हैं, जो सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, सामाजिक समरसता की जो बात करते हैं, आरक्षण की जो बात करते हैं, आरक्षण की कैप हटाने की जो मांग 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 करते हैं, समाज के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज के अधिकारों की बात करते हैं, वो एक बार फिर यूनाइट हो गए हैं और फिर वो इसका मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। और मेरे को लगता है हरियाणा का चुनाव जिस तरह से जीता वो सबके सामने है। लेकिन अब ये जो इनका सांप्रदायिकता की जो चाल है वो महाराष्ट्र में, झारखंड में आप देखेंगी परास्त होती हुई नजर आएगी। जी, तो परास्त होती हुई नजर आएगी, ये कहना है बिलाल साहब का। और सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो बात लगातार कही जा रही है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। क्या आपको भी पुष्पिन जी, आपको भी ये लगता है कि जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का जो मुद्दा है वो आगे रहेगा और उसकी काट के लिए ये कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि झारखंड और महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह जीत हासिल हो सके? देखिए बुशरा जी, ये इनका लगातार जो है, आज से नहीं 100 साल से ज्यादा हो गए। आरएसएस पहले थी, उसके बाद भाजपा जनसंघ के टाइम से ही इनका ये एजेंडा रहता है कि किसी भी प्रकार से आपको हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है, यानी समाज को बांटना है। हरियाणा में जाएंगे तो जाट गैर जाट करना है, उत्तर प्रदेश बिहार में आएंगे तो यादव गैर यादव करना है। अब महाराष्ट्र के चुनाव है तो वहां पर मराठा गैर मराठा करना है, मराठा वर्सेस ओबीसी करना है, क्योंकि मराठों की वहां ओबीसी में शामिल होने की पुरानी मांग चली आ रही है। गुजरात में पटेल गैर पटेल और झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी। यानी इनका काम कभी भी सारे समाज के लिए कोई काम करने, प्रोग्राम बनाने या उनकी राजनीति करने, उनके मुद्दों को उठाने या उनके मुद्दों का हल करने की जो राजनीति वास्तव में होनी चाहिए उसकी नहीं है। इनकी यह है कि एक व्यक्ति को नेगेटिव यानी कि एक तरीके से विलेन घोषित करें और बाकी समाज को अपनी तरफ वोट के रूप में आकर्षित करें। लेकिन उसकी वजह से इतना ज्यादा जो है वैमनस्य फैलता चला जा रहा है सारे देश में, विष फैला दिया है इन्होंने, और जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि कैरोसिन जैसा छिड़क दिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, नोबल पीस प्राइज जो इकोनॉमिक्स का दिया गया है 3 लोगों को, उन्होंने एक थ्योरी यही दी है कि जो देश विकसित है और रिच है, अमीर है, उसका मूल कारण ये है कि उनके वहां पर जो संस्थान है वो समावेशी संस्थान है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ सभी लोगों की हिस्सेदारी सत्ता से लेकर तमाम चीजों में है। तो जहां हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां किसी एक वर्ग को काट छाट के जाति धर्म के आधार पर अलग नहीं किया गया होगा, वो देश तेजी से तरक्की करता है।
ये चीज बिल्कुल थ्योरेटिकली लंबी स्टडी के बाद इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने रखी है, जिसको आपके दर्शकों को देखना चाहिए। इस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन इनकी ठीक जी। उलट है, किसी तरह सत्ता प्राप्त करो चाहे समाज में कुछ हो जाए। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, मैं यहाँ पर जो किसानों से संबंधित क्योंकि बातें प्रमुखता से आपके चैनल पर रखता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टेस्ट केस जो होगा वो मीरापुर की विधानसभा जो बिजनौर लोकसभा के अंदर आती है उसके ऊपर होने वाला है। उसके ऊपर बड़ा द्वंद्व होने वाला है। सारे जो है किसानों की नजर उस विधानसभा पे है, क्योंकि वो विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक थे उनके इस्तीफे, क्योंकि वो सांसद बन गए बिजनौर से, उनकी वजह से होने जा रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था, तो सारे देश ने देखा। और इसकी जो राष्ट्रीय लोकदल की कमान है वो जयंत चौधरी के पास है। तो आज की तारीख में जो हाल दुष्यंत का हरियाणा में हुआ, क्योंकि वो जाकर के भाजपा के साथ मिल गए थे, उन्होंने 4.5-5 साल तक किसानों को पिटवाने का काम किया और गद्दी में बने रहे, सत्ता के लिए वहां गए थे। उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। लगभग 66 सीटों में से 65 पर उनकी जमानत जब्त हुई। खुद दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर अपने जो है उचाना कला में रहे। यही हाल किसानों की पूरी नजर है कि सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट इस बार देना है वो जयंत चौधरी को देना है। क्योंकि जयंत चौधरी की भी मैं कार्यशैली बता दूं, जब वहां गए थे तो कार्यकर्ताओं के हमारे पास भी फोन आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ऐसा है, अब चले गए तो अब हम काम कराएंगे, जनता का दिल जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के काम भी होंगे, क्योंकि सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे काम होंगे। तो अब जो वो कार्यकर्ता है रोते हुए कह रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम उठाया है। उनकी कार्यशैली ये है कि जयंत चौधरी अपने बसंत कुंज स्थित फार्म हाउस पे, किसी की एंट्री वहां है ही नहीं, जो खुला दरबार हुआ करता था जब चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे जब तक। उसके बाद जो इनका दफ्तर है शाहजहां रोड पर यूपीएससी भवन के सामने पार्टी का ऑफिस है, उस पर जो है वो कभी आते नहीं है। तीसरा स्थान जो इनका मिलने का संभावित हो सकता है मंत्रालय का ऑफिस। मंत्रालय में गार्ड खड़े हैं, वहां किसी की एंट्री नहीं है, किसी के उठाते नहीं है, काम किसी के होते नहीं है, ना सार्वजनिक न व्यक्तिगत। अभी पिछले दिनों ये एक सभा में वहां गए हुए थे, शायद मुजफ्फरनगर में या शामली में, वहां पर इन्होंने मंच से ही कह दिया कि साहब इतने सारे एप्लीकेशन 200-300 आपने मुझे दे दिए हैं, मैं बता रहा हूं सबके काम नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, जब वोट लिए थे और नोट लिए थे, लोगों से चंदा लिया था, तब कह देना चाहिए था कि देखो भाई सबकी वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं सबके काम नहीं कर पाऊंगा, और भाई चंदा भी ले जाओ, मैं चंदा लूंगा, कल को तुम कहोगे मेरा काम नहीं हो रहा। तो भैया चंदा तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वोट आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मंत्रालय की गद्दी आपको बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने एक दिन इनको मैसेज किया कि भाई चलो अब आप सत्ता में आ गए हो तो एमएसपी की लीगल गारंटी के बारे में यहाँ पर दबाव बनाओ। चिराग पासवान दबाव बना सकता है, नीतीश कुमार दबाव बना सकता है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने दबाव बना के गर्दन पकड़ के ईडी से क्लीन चिट ले ली है। वो तो चलो इलीगल लीगल जो भी होगा, लेकिन आप वाजिब जिन लोगों के वोटों के बलबूते पर यहाँ पे सांसद और बने बैठे हो, कम से कम उनके काम कराओ, एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए दबाव बनाओ। उसके बाद आप अग्निवीर के लिए कहो। अग्निवीर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, पश्चिम यूपी हरियाणा सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। आप जो है किसान, महिला, पहलवान और ये सब जो मुद्दे हुए हैं, इनके बारे में जो है वहां पर अंदर दबाव बना करके कुछ ना कुछ कर सकते हो। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा भाई दिल्ली में कोई किसानों की संस्था नहीं है, तो यहाँ चौधरी चरण सिंह किसान भवन बनवाने के लिए आप प्रस्ताव डालो कि भाई मैं समर्थन वापस ले लूंगा, नहीं तो मेरे कुछ काम तो करो। तो आपको किस वजह से वहां बिठाया है, आपको वोट किसने दिए? और अगर ये वहां नहीं जाते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन की बढ़ जाती और इनको और ज्यादा मुश्किल हो जाती, 230 सीट पे रह जाते। तो हो सकता है इनकी सरकार ना बनती, इनकी सरकार ना बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, तो कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी है, किसानों का कर्जा माफी है, तमाम मुद्दे हो गए। तो वास्तविकता ये है कि ये अब दुष्यंत के बाद अब जयंत का नंबर है। अब जयंत के अंत की शुरुआत है, जो कहा करते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब ये जो है इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी चवन्नी बराबर निकली, अब इनका कद भी चवन्नी बराबर बचा है। और अब जनता, विशेषकर किसान समुदाय, और जिस तरह से ये खुद आते हैं
वो लाठी लेकर के घूम रहा है, इनके खुद के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, इनके पदाधिकारी घूम रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब इसको पनिश करना है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर वाली सीट पर जिस तरीके से इन्होंने संजीव बालियान को हराया था, संजीव बालियान के मन में भी एक दर्द है कि भाई इसको यहाँ पर हराना है। तो क्रॉस पर्पस पे दोनों पार्टियां काम करने जा रही है, मैं आपको बता दूं। और जहां तक मीरापुर जी सीट पर बाकी ए और बी सीट भी खड़े हुए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी हो या बाकी लोग हो, ये लोग केवल वोट कटवा है, केवल बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। तो वहां पर भी दलितों के बटने का कोई सवाल नहीं है। इस बार भी यदि बसपा का कैंडिडेट वहां जो है ज्यादा सीटें वोट ना ले जाता तो आराम से जो है बिजनौर की सीट इंडिया गठबंधन के उसमें आ जाती हिस्से में। इस बार मुसलमान वहां एकजुटता से मजबूती से लड़ रहा है। जाट समुदाय के लोग जो 40-45 हजार वोट है, वो भी जयंत चौधरी के जो है खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। बाकी समाज में भी जो है एक नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम समस्याएं, गन्ने का भुगतान है, ये सारी समस्याओं। अभी चीनी मिल पे वहां पे शामली में धरना चल रहा है, वहां पर कोई इन्होंने जी हल्ला गुल्ला नहीं काटा, कोई दबाव नहीं बनाया। कहते थे डबल इंजन की सरकार है, एक मंत्री है इनका यूपी की सरकार में, उसके माध्यम से क्यों नहीं दबाव बना करके पेमेंट कराते? इन्होंने ही पहले फैसला कराया था उसमें कि भाई पेमेंट हो जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे खड़े हुए हैं। तो इस बार जो है जनता कहीं ना कहीं इनको भी जो है सबक सिखाएगी, ताकि आगे नेताओं को सबक हो जाए कि जिन लोगों वर्गों की वोट लेकर के हम सत्ता में आते हैं, यदि उनका काम नहीं किया, तो जैसे संजीव बालियान को किनारे लगा दिया, उधर दुष्यंत चौटाला को किनारे लगा दिया, अब इनका नंबर है। अगर ये सुधरे नहीं तो ये भी इनका पतन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब लगातार ये चुनाव हारते चले जाएंगे। तो ये टेस्ट केस है, जिसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जी जी जी, जाहिर सी बात है ये टेस्ट है और इसमें देखना होगा कि जयंत चौधरी पार कर पाते हैं या फिर डूब जाते हैं। और अगर पुष्पेंद्र जी की माने तो हालत बहुत खस्ता है और कहीं दुष्यंत चौटाला जैसा हाल उनका ना हो जाए। हालांकि फिलहाल तो वो मंत्री जी हैं और वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है बिलाल साहब कि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एसटी रिजर्व सीटें जो हैं वो 25 हैं और एससी रिजर्व सीटें जो है वो 29 हैं। और जब झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड में तो जाहिर सी बात है कि वो तो वैसे भी एक ट्राइबल स्टेट है और वहां पर बड़ी तादाद में हेमंत सोरेन जो है वो ट्राइबल नेता है। और हमने ये देखा लोकसभा की अगर हम बात करते हैं कि दलित वोट और जो एसटी वोट है, जो ट्राइबल वोट है, वो बीजेपी से छिटका और छिटक कर वो इंडिया गठबंधन के पास आया। और खासतौर पर जिस दृढ़ता से राहुल गांधी ने इन तमाम मामलों को उठाया उससे इंडिया गठबंधन को खासा फायदा हुआ। लेकिन हरियाणा में हार के बाद अब इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या आप इन सवालों को जायज मानते हैं या फिर आपको लगता है ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल है? हरियाणा को महाराष्ट्र और झारखंड से कंपेयर नहीं किया जा सकता है और हरियाणा में तो अभी संशय के बादल हैं। और अगर हरियाणा की हार की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जीत की भी बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि अगर हरियाणा के हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित है, तो फिर जम्मू कश्मीर में जो उसकी हार हुई है उस पर वो क्यों अपना मुंह छुपाए फिर रही है? ये सवाल आपका जायज है। लेकिन देखिए, हरियाणा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली जीत के रूप में, उसे वो उसे वो हिंदू ताकतों की जीत बता रही है। उसे ये बता रही है कि हिंदू समाज की एकजुटता की जीत बता रही है। दरअसल हरियाणा की हार के तो बहुत सारे कारण है। कुछ इंटरनल सबुटाज, कांग्रेस के नेता जैसे कुमारी शैलजा, उसमें एक अवधारणा में वो भी नाम शामिल है। प्लस किस तरह से जाटों के खिलाफ पूरे समाज का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहाँ जाटों के खिलाफ गंदे गंदे व्हाट्सएप चले जाते हैं। वहाँ जाटों को राक्षस बताया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि हर चीज जाटों को मिल रही है और गैर जाटों समाज के अंदर एक घृणा पैदा की जाती है जाट समाज के विरुद्ध। तो बिल्कुल आप ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ अब हिंदू समाज को पोलराइज किया जाता है, इसी तरह जाट समाज को भी जाटों के खिलाफ पोलराइज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और
जाटों को हरियाणा का दुश्मन तक बताया, जब बताया कि जब तक ये राजनीति में रहेंगे हरियाणा का विकास नहीं हो सकता। और व्हाट्सएप जो ये चीज तो बिलाल हरियाणा में, साहब माफ कीजिएगा, इसमें मैं ऐड कर रही थी कि ये चीज तो फिर महाराष्ट्र में भी वो मराठा गैर मराठा भी कर सकते हैं क्या? आपको लगता है कि ये चीज वहां पर भी कामयाब हो सकती है? हालांकि वहां पर हम देखें तो जो गुजरात लॉबी को लेकर जिस तरह से लगातार कारोबार नौकरियां उधर जा रही हैं उसको लेकर भी बहुत बहुत गुस्सा देखने के लिए मिलता है। तो इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को रखें। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती है कि वो, अब आपने देखा होगा कि जब तक जयंत समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब उनके खिलाफ अजीब अजीब सी बातें किया करते थे। उनको उनको बताया जाता था साहब कि साहब ये तो घरों से नहीं निकलते। चौधरी चरण सिंह के बारे में भी ऐसे उल्टे सीधे व्हाट्सएप आते थे। चौधरी अजीत सिंह के बारे में भी ऐसे उल्टे सीधे व्हाट्सएप आते थे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जाटों को एक खलनायक बना के पेश किया जा रहा था हिंदू समाज के अंदर, जैसे जाट हिंदू ही नहीं होते बल्कि एक उजट कौम होते। इस तरह के व्हाट्सएप भी मैंने समाज के अंदर देखे अपनी आंखों से। लेकिन अब आप, मैं उस वाले सवाल पर आता हूँ, महाराष्ट्र वाले सवाल पर। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है थोड़ा पेचीदा राजनीति है। वहां आसान नहीं है, क्योंकि 2024 में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस तरह से वहां शिवसेना को तोड़ा था, फिर उस शिवसेना के बाद एनसीपी को तोड़ा था, और उस तोड़ के एक अजीत पवार एनसीपी बनाई थी, और शिवसेना को तोड़ के एकनाथ शिंदे शिवसेना बनाई थी। उस एक्सपेरिमेंट का का नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में देखने को मिले। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद वो महाराष्ट्र की राजनीति को साधना चाहती है। लेकिन जो वहां महायुति, महाराष्ट्र जिसे महायुति बोलते हैं, एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में महायुति बोलते हैं, उसके अंदर जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में जो रिफ्ट है, वो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए खड़ा कर रहा है। और वहां जरांगे पाटिल जो एक मराठा आरक्षण की मांग को लेकर रेगुलर आंदोलन चला रहे हैं, साथ ही साथ गुजरात लॉबी का जो एक वर्चस्व है वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायम करना चाहते हैं, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकालकर गुजरात में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, उसको लोग उद्धव ठाकरे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर मराठा अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता की लड़ाई बनाना चाहते हैं, मराठा बनाम ब्राह्मण की लड़ाई पर आप कहिए कि महाविकास आघाड़ी एक काम कर रहा है। और फिर जिस तरह से इंडिया गठबंधन का एक नैरेटिव मजबूत होकर उभरा है, ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन, इसे महाविकास आघाड़ी भी कहते हैं महाराष्ट्र में, उसमें भी थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंसेस है चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर। लेकिन वो सब कुछ स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो अजीत पवार हैं वो एकनाथ शिंदे को मारकर एक अप लार्जर स्पेस चाहते थे महाराष्ट्र राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के करीब आना चाहते थे। और एकनाथ शिंदे अजीत पवार को मारकर भारतीय जनता पार्टी के करीब आना चाहते थे। इसी के चलते दोनों में रिफ्ट हुआ, और इस रिफ्ट को संतुलित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है जितना आमतौर पर नजर आता है राजनीति में। क्योंकि आप देख रहे होंगे एकनाथ शिंदे के मंत्री यहां तक कहते हैं अजीत पवार के बारे में कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें वोमिटिंग होती है। उसी तरह आपने देखा होगा पिछली कैबिनेट से अजीत पवार बैठक कैबिनेट मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए। वही अजीत पवार और शरद पवार की ट्यूनिंग को लेकर भी एक वहां पर खबरें चल रही हैं। शरद पवार ने कहा कि ये हमारे परिवार का मामला है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर काम कर रही हैं, और जो बुनियादी जो लोकल मुद्दे हैं वहां पे वो अपनी जगह खड़े हैं, उसका सलूशन नहीं दे पाई है। ये बात ठीक है कि वहां लाडली योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू जरूर किया, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से देखने को नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर अगर महाविकास आघाड़ी एक एक ब्रॉडर फ्रेम के साथ अपने आप को इंटैक्ट करके सीट बंटवारे पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समाजवादी पार्टी को भी उसमें शामिल करती है, तो उनके जीत के प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं। और एक 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 ब्रॉडर फ्रेम में स्ट्रीमलाइन करके स्ट्रेटेजी को लड़ना पड़ेगा। वहां पर प्रोस्पेक्ट्स भारतीय महाविकास आघाड़ी के मौजूद है।
क्योंकि वहां शरद पवार एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति की पल्स को समझते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकती हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए महाविकास आघाड़ी को अपने आप को एक यूनाइट रखने की जरूरत है, अपने नैरेटिव को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, इश्यूज पर डटे रहने की जरूरत है और अपना एका बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो जो सबोटाज हरियाणा में हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है प्रोस्पेक्ट्स वहां पर एक पॉजिटिव मेरे को अभी तक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर महायुति में झगड़े काफी हैं। अब रहा झारखंड की बात, तो शिबू सोरेन वहां आदिवासी नेता है, हेमंत सोरेन आदिवासी नेता के रूप में वहां मौजूद है, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी है। और शिबू सोरेन का एक वहां पर एक अपना एक महत्व है। वहां पर शिबू सोरेन झारखंड के अंदर एक पूजनीय व्यक्ति है, वहां के गांधी कहलाए जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड की जो राजनीति है, आदिवासी माइनॉरिटीज और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम और दलित की एक फॉर्मेशन है, जो इंडिया गठबंधन जिसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने चंपई सोरेन को तोड़ा जरूर है, लेकिन चंपई सोरेन एक एक वर्ग विशेष में और एक क्षेत्रफल विशेष में ही एक अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन उनको जब तक उनके पास ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है झारखंड के अंदर जिसके नाम पर वो दांव लगा सके, तो वहां पर जो सेंटीमेंट है हेमंत सोरेन के साथ है। जिस तरह से उन्हें जेल में रखा गया, एक आदिवासी समाज में रोष है, और ये सारे प्रोस्पेक्ट्स में भी इंडिया गठबंधन का जो एक परसेप्शन है वो हावी है। और साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस की बात बार बार कर रहे हैं कि हम आदिवासी समाज को, पिछड़ी वर्ग को, दलितों को आरक्षण हटा के ज्यादा आरक्षण देंगे, यानी कि 50% की सीमा हटाएंगे। जो लार्जर प्रोस्पेक्ट है दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का, इस नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से करप्शन के इश्यूज वहां पर मौजूद हैं, लेकिन करप्शन का इशू झारखंड के अंदर जातीय राजनीति पे से कहीं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो जातीय राजनीति पे हावी हो सके। तो ये एडवांटेजेस है वहां पर भी, लेकिन आपको अपनी राजनीति को स्ट्रीमलाइन करके लड़ने की जरूरत है। कहीं पलक झपकने की जरूरत नहीं, अंडर एस्टिमेट करके नहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव समझना चाहिए। अब रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो बहराइच में दंगा हुआ उसमें लापरवाही बरती है। और प्रशासन लापरवाही तभी बरतता है जब राजनीतिक आकाओं का उन पर हाथ होता है। तो कुल मिलाकर एनवायरमेंट जरूर गर्म किया है, लेकिन अखिलेश की एक जो प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, वो अपने आप में सक्षम है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। तो इस कॉम्बिनेशन में भी अभी भी एक शार्पनेस मौजूद है, लेकिन किसी तरह भी अपने दुश्मन को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक शत्रु होते हैं वो बहुत ही चालाक किस्म का है। उससे आपको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, और किसी तरह भी ओवर कॉन्फिडेंस में और अपने अपने अंदर जो वायरस मौजूद है, जो मिसगाइड करते हैं लोग, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है राहुल गांधी को। जिस तरह से शैलजा ने हरियाणा के अंदर एक सबोटाज किया, आखिरी मूवमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर का राग छेड़ा, और आप जानती हैं कि वो एक एग्जीक्यूटिव क्लास की नेता है, उन्होंने डैमेज किया। वो वही जबान बोल रही थी जो मायावती भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोल रही थी, जो जो चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जबान बोल रहे थे, वही जबान शैलजा भी बोल रही थी। तो कुल मिलाकर अपने अपने जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है उस पर कंट्रोल करके ही पॉलिटिक्स को में विपक्ष के सामने आप लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और यही वजह है कि पहली मीटिंग होती है उसके बाद ये कहा जाता है कि अति आत्मविश्वास में बिल्कुल नहीं होना है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अभी हर तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार दिख रही है, क्योंकि वो अपने सामने बड़ा यहाँ पर बड़ा प्रोस्पेक्ट जो है वो देख रही है कि अभी बहुत सारी चीजें आगे करना बाकी है। और यही वजह है कि जब उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट किया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो उस पर एक खामोशी इख्तियार की गई है। नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने खबर है कि उद्धव ठाकरे को बनाया जा सकता है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां पर बनती है, जिसकी
आशंका, जिसकी उम्मीद इंडिया गठबंधन खासा कर रहा है। लेकिन पुष्पेन जी, मेरा सवाल आपसे ये, एक तो ये कि प्रियंका गांधी पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक तरह से अपना डेब्यू करने जा रही हैं वायनाड से, और अगर वो वहां से जीत जाती हैं तो मोदी जी और उनका पूरा का पूरा कैबिनेट तो राहुल गांधी से ही परेशान हो गया था जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने डेब्यू किया था और अपने दो भाषण दिए थे। आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री जो है उठ खड़े हुए थे और बीच बीच में उनसे रोका टोकी की थी। अगर प्रियंका गांधी भी चुनकर वहां से आ जाती हैं, जो वैसे भी अपनी स्पीचेस के लिए और जिस तरह की वो धारदार स्पीचेस देती हैं, बातें रखती हैं, हिंदी भी बहुत साफ है, अगर ये दोनों भाई बहनों की जोड़ी लोकसभा में आती है तो किस तरह का नजारा देखने के लिए मिलेगा, क्या उम्मीद हम करें? और दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये कि हमने हरियाणा में जाट और नॉन जाट की सियासत देखी, लगा ये जब हम जमीन पर गए कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसका असर देखने के लिए मिला। बीजेपी ने जिस तरह से कैंडिडेट्स खड़े किए या फिर जो इंडिपेंडेंट थे उनको जिस तरह से सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में भी क्या इस तरह का कोई डर आपको लगता है? देखिए, कोशिश तो इनकी यही रहेगी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा का जिक्र उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कर दूं और जाट भाइयों को भी याद दिला दूं कि भाई ये मत भूलना वोट वाले दिन यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट, यानी जाट को भगाओ, जाट को कुचलो, इस राजनीति के तहत जो है सारी सत्ता छीनने का काम भाजपा ने किया है। अगर वेस्टर्न यूपी के जो जाट हैं वो फिर किस आधार पे आपको प्रिय है, और वेस्टर्न यूपी के जाट जो है क्यों आपको वोट देंगे, यानी कि भाजपा को वोट देंगे या भाजपा गठबंधन के साथियों को वोट देंगे? तो इसमें मेरी अपील है सभी किसान बिरादरियों से भी और जाट बिरादरी से भी कि भैया लोकदल को ये जो जयंत चौधरी है इसको अपना मान के वोट देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। आप याद रखना किस तरह भाजपा ने जाट वर्सेस नॉन जाट करके वहां पर आपका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, समाज में आपको जो है अलग थलग करने का काम किया है। यही चीज जो है जो मराठा वर्सेस अदर्स करने की बात आ रही है या गैर मराठा करने की बात आ रही है, ये बहुत डेंजरस जो है राजनीति भाजपा खेल रही है। वहां पर भी ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं मराठे लोग, जो जरांगे पाटिल जी के इन्होंने नाम लिया भी, बिलाल भाई ने भी। तो मेरा कहना यह है कि उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उसके लिए कमीशन बना हुआ है, आंदोलन हो रहा है, भाजपा या कांग्रेस या जो है भाजपा के सारे घटक दल या एनडीए के घटक दल और इंडिया गठबंधन सबने कहा है भाई कि मराठों का अधिकार है। इन्होंने पहले दे भी दिए थे उस टाइम और उसके बाद वो कोर्ट से आरक्षण खारिज हो गया था। तो इसमें वास्तविकता तो ये है कि जो भी पार्टी इस तरह की फार्मूला अपनाए, मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके दर्शकों के लिए देता हूं। अब इस देश में गैर भाजपा की राजनीति होनी चाहिए। गैर भाजपा, गैर जाट भूल जाओ, गैर मराठा भूल जाओ, गैर यादव, गैर जाटव, ये जो राजनीति जो कर रही है भाजपा, इसके खिलाफ सभी लोगों को गैर भाजपा की राजनीति करनी चाहिए। भाजपा को राजनीतिक रूप से आइसोलेट कर देना चाहिए। भाजपा को राजनीतिक रूप से अछूत घोषित कर देना चाहिए, जिस प्रकार ये पहले होते थे कि पैर पकड़ पकड़ के लोगों के, देवीलाल के पैर पकड़ के ये घुसे हरियाणा में। आज देवीलाल जी का परिवार कहाँ है? किस तरीके से इन्होंने जो है अलग अलग पार्टियों का सहारा लेकर के जनता पार्टी में जैसे ये घुसे, उसके बाद भाजपा बना ली। इनके 10, 20, 25 से ज्यादा सांसद कभी आते ही नहीं थे। इन्होंने केवल राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का, एक वर्सेस अदर्स करने का यही फार्मूला जो बनाया हुआ है, इसके प्रति सारे देश को सचेत होने की आवश्यकता है। सारे देश को समझना पड़ेगा ये चीज, राजनीति जो करनी है, अगर कांग्रेस में भी समझ नहीं है तो इसको वीडियो को देख लेना। गैर भाजपा की राजनीति सारे दल शुरू कर दें कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना किसी भी हालत में, और सब पार्टियों को खा जाती है ये जो इनके गठबंधन के साथी हैं, दुष्यंत चौटाला हार गया, घर चला गया, बर्बाद हो गया। इधर अब जयंत का नंबर आ चुका है, अकाली दल का नंबर आ गया, खत्म कर दिया अकाली दल को, उधर पीडीपी को खत्म कर दिया, उधर जो शिवसेना है उसको तोड़ दिया। एनसीपी के खिलाफ जो बोलते थे सारी बातें एनसीपी में कि भाई 70,000 करोड़ का आरोपी है अजीत पवार, उसको अपने साथ मिला लिया।
अब ये जो है चंद्रबाबू नायडू की आपने खुद ही बता दी कि भाई कैसे ईडी से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, सारी ट्वीट आ गई है। तो जो पार्टी भाजपा के साथ जाएगी वो बर्बाद हो जाएगी, जो जो भी जातियां इनके साथ जाती हैं वो भी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गैर भाजपा की राजनीति करो, गैर आरएसएस का जो है सामाजिक एक मूवमेंट यहाँ चलाने की आवश्यकता है। और जहां तक आपने तीसरा प्रश्न पूछा प्रियंका गांधी के विषय में, देखिए वायनाड की जो सीट है वो निश्चित रूप से अच्छे और बड़ी मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतने जा रही है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने, उन्होंने वहां जाके कहा भी था कि आपके लिए मैं ऐसा डिसीजन लूंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन को वहां सुपुर्द किया था एक तरीके से, और जनता वोट दे रही है तो वो निश्चित रूप से जीत के आएंगी, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और संसद में इनके आने से और ज्यादा फर्क पड़ेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इनकी और ज्यादा अच्छी है, लोगों से मिलना जुलना, बाकी लोगों से जो वो बॉन्डिंग हो सकती है और मुद्दे उठाए जा सकते हैं, अच्छा बोलने की जो स्किल है, ये सारी चीजें आगे होंगी तो इंडिया गठबंधन का जो है और कांग्रेस का ग्राफ भी उसमें आगे बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि अब इंटरेस्टिंग राजनीति होने जा रही है, और उपचुनाव से लेकर के जो 48 सीटों का उपचुनाव पूरे देश में ही है, ये आप अगर देखेंगे जी। राजस्थान में भी है, राजस्थान से लेकर सारे देश में भाजपा के कैंडिडेट्स को हराना देश के हर एक संविधान सम्मत और संविधान को में विश्वास रखने वाले नागरिक का काम है, वरना देश को इतने टुकड़ों में बांट देंगे कि गिनती नहीं कर पाओगे। ये बहुत गलत राजनीति जो है, ये पार्टी बहुत गलत राजनीति कर रही है इस देश के अंदर, इसको समझना चाहिए। अब ये जो बहराइच की घटना भी बता दूं, अगर पुलिस चाहे तो कोई जो है एक तिनका भी उठा के किसी की तरफ नहीं फेंक सकता, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन भी निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद में भी अपनी नमाज पढ़ी जाएगी। सब लोग अपने अपने धर्म पे अलग अलग तरीके से जहां जहां जिसको जो करना है वो करे, कोई किसी से इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को एक दूसरे को चिढ़ाने समझाने नारेबाजी करने झंडा उतारने फलाने फलाने ये सब जो काम होते हैं, इसको करवाया जाता है जानबूझ करके, आप ये करो। क्या मिला उस बच्चे को? तो ब्राह्मण समाज का ही था, ब्राह्मण समाज के बच्चे के की जान चली गई उस दुर्घटना में, गलत हुआ, और आगे भी पता नहीं किसका एनकाउंटर हो जाए कब हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इससे किसको लाभ हो रहा है? ये खुश हैं क्या? इनके बच्चे हैं वहां पर, इनके भाजपा के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे जो है वहां झोंक दिए गए हैं आग के अंदर। जिसकी जान चली गई उसकी मां को क्या जवाब देगा? भाजपा क्या जवाब देगी? वो तो ब्राह्मण समाज का ही है। किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं इस देश के अंदर? ऐसे सामाजिक सौहार्द जिनकी सारी दुकानें फूंक दी गई, उनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सड़कों पे जो परिवार आ गए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ये बिल्कुल गलत है। ये पार्टी इन चीजों को उकसावा देती है कि जाओ कर दो इस काम को। यहाँ किसान आंदोलन में हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए थे, रात को अपना विधायक भेज दिया पत्थरबाजी करने के लिए हमारे ऊपर। क्यों भेजा भाई? उसकी हिम्मत हो गई, कैसे हो गई, वो हमारे पास कैसे आ गया? तो ये सारी चीजें ये जानबूझ करके करते हैं कि ताकि समाज के अंदर ऐसी आग लगे। तो मेरा निवेदन है कि भाई इसको भाजपा को गैर भाजपा की राजनीति से हराया जा सकता है, गैर आरएसएस वाली जो है सामाजिक संरचना से हराया जा सकता है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। जी जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और अब कांग्रेस भी हरियाणा की हार के बाद फूँक-फूँक कर कदम रखेगी, अपनी गलतियों से सीखेगी, अति आत्मविश्वास में नहीं रहेगी, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। और लग रहा है कि जिस तरह की तैयारियां अभी से ही बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं, चाहे आज कश्मीर में जाकर इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें जो वायरल हैं, जो लगातार यूपी के दो लड़के, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि आपस में बात नहीं बन पा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, साथ में चुनाव लड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो या फिर 13 राज्यों की जो 47 सीटें हैं जिस पर अनाउंसमेंट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वहां पर उपचुनाव होंगे विधानसभा की सीटों के लिए, चाहे फिर उसका चुनाव हो या फिर 2 लोकसभा के उपचुनाव हो। ये आने वाले चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इन विधानसभा के जो उपचुनाव है इनको भी कम मत आके इससे भी उन राज्यों में जहां पर ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बहुत कुछ समीकरण वहां पर बदल सकते हैं और पलट भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बिलाल साहब आपका भी, पुष्पेन जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप तमाम हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम कार्यक्रम हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए। और रोज की तरह शाम को 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।